तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई टीम लाइव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बेटा। तो बात यह है कि अब तक हम 11th क्लास पढ़ रहे थे, है ना। अब हम आ गए 12th क्लास में। 11th क्लास हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है, अब हम आ गए 12th क्लास में। तो देखो 12th क्लास में जब तुम पढ़ाई शुरू करते हो ना बेटा मैथ्स के लिए, तो यहाँ बात हो जाती है ना कि अगर तुमने 11th क्लास अच्छे से पढ़ा है तो समझ लो कि 60 से 70% 12th क्लास तुम्हारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 11th क्लास के ही टॉपिक्स क्या हैं थोड़े एडवांस करके 12th क्लास में दे दिए गए हैं, है ना। बाकी के 30 से 40% जो टॉपिक्स है वो तुम्हें नए मिलेंगे, ठीक है, बट वो भी इससे कुछ ना कुछ तरीके से रिलेटेड। जैसे पहला चैप्टर हमारे पास 12th क्लास में है रिलेशन एंड फंक्शन। अगर तुमने 11th क्लास में सेट्स अच्छे से, जब मैंने पढ़ाया था तो सेट्स अच्छे से पढ़ा होगा, पूरा ध्यान दे के पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा एकदम, मतलब ऐसा नहीं कि मोबाइल चलाया और बीच में कुछ कुछ चलने लग गए, है ना। अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें आज सेट रिलेशन एंड फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है ना। क्या है रिलेशन एंड फंक्शन? रिलेशन क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, ठीक है। मुझे लगता है आज की पूरी क्लास जो है रिलेशन में ही निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो दो टॉपिक्स दे रखे हैं ना, रिलेशन एंड फंक्शन, ये अलग टॉपिक है और ये अलग टॉपिक है ना। इन दोनों को हमें क्या करना है, एक साथ नहीं पढ़ना है। इन दोनों को हमें क्या करना है, एक डिवीज़न में पढ़ना है, मतलब पहले खंड में ये पढ़ना है और दूसरे डिवीज़न में वो पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, मान लो एक सेट है हमारे पास ए। मैंने बताया था सेट ए को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ए से लिखते हैं। उसमें मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10, ठीक है। फिर बी ले लिया हमने, क्या ले लिया, बी ले लिया एक सेट। उसमें हमने क्या किया, उसमें भी हमने क्या किया, यही ले लिया, यही सारे ले लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा। उसमें भी हमने क्या लिया, यही लिया, ठीक है। अच्छा, इस केस में हम क्या बोलेंगे, ए और बी क्या है, इक्वल है। मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था, जब ए और बी दोनों क्या होते हैं, इक्वल सेट्स होते हैं, तो ए में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही एलिमेंट्स बी में भी होते हैं, और सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। तो ए क्या है, बी के इक्वल हो गया। समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है। अब हम बताते हैं एक रिलेशन आर है। एक रिलेशन क्या है, आर है। आर एक सेट होता है, क्या होता है, सेट होता है। वो रिलेशन, वो सेट क्या है कि उसमें क्या करते हैं हम, ए और बी दो एलिमेंट्स लेते हैं। तो देखो ये आर जब भी सेट बनाएगा ना, तो उसमें ये पूरा एक एलिमेंट होता है। क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, ठीक है। ऐसा समझना कि मैंने ए और बी लिख दिया, क्या लिख दिया, ए और बी लिख दिया, तो ये दो एलिमेंट हो गए। नहीं, रिलेशन जो सेट बनाएगा ना, उसमें ए और बी एक एलिमेंट हो गए, ठीक है। ये जो ए होता है ये हम कहाँ से लाते हैं, सेट ए से, और ये जो बी होता है ये हम कहाँ से लाते हैं, सेट बी से, ठीक है। ये इस तरीके से होता है कि सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 हो। क्या होगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 हो। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तब उस केस में हम बोलते हैं ए जो है रिलेटेड टू बी। क्या है, ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है, जो कि रिलेशन क्या है, बी जो है ए में एक जोड़ने से आता है, मतलब ए में एक ऐड करने से आता है बी। ए क्या है, ए का बी से कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। दूसरी बात, अगर रिलेशन है तो ये ए और बी जो है, जो भी आएगा वो इस सेट आर में होगा। तो हम ये भी बोलते हैं कि ए और बी ये बिलोंग टू करेगा किससे, आर में रहेगा। ये किस में रहेगा, आर में रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, हम बोल सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, या हम ये भी बोल सकते हैं ए रिलेटेड टू बी। तो ए और बी रिलेटेड है, और जब ए और बी मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं तो वो क्या होगा, वो आर में होगा। देखो कैसे होगा ये, अब देखते हैं। वेयर, और यहाँ पे एक और चीज़ हमें लिखना पड़ेगा, वेयर ये जो हमारा ए है वो हम कहाँ से लाते हैं, सेट ए से, और ये जो स्मॉल बी है वो हम कहाँ से लाते हैं, सेट बी से, ठीक है बेटा। ऐसे तरह होता है। कैसे हो गया भाई, अब बताओ कैसा सेट बनेगा ये,
ये सेट कैसा बनेगा, ये सेट इस तरीके का कुछ बनेगा, ये सेट कुछ इस तरीके का बनेगा कि अगर हमने लिख दिया यहाँ पे, अब जो आर मेरा बनेगा वो क्या बनेगा, अब देखो बेटा कैसे आर बनेगा, ठीक है। आर में जो पहला एलिमेंट हम लिखेंगे ए है, ए को अगर हम 1 लेते, ए को हम क्या लेते हैं, अगर 1 लेते हैं, सॉरी ए लिख दिया मैंने, ए को अगर हम 1 लेते हैं तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए और बी लिखना है ना, तो पहले ए लिखेंगे तो बाद में बी, और बी को हम कैसे लिखेंगे, बी कैसे ए से रिलेटेड, ए प्लस 1, ए का 1 लिया तो बी 2 हो जाएगा। उसके बाद ए अगर हम 2 लेते हैं तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद ए अगर हम 3 लेते हैं तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ए अगर हम 4 लेते हैं तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद ए अगर हम 5 लेते हैं तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो। उसके बाद ए अगर हम 6 लेते हो तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद ए अगर हम 7 लेते हो तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 8। ए अगर 8 लेते हो तो बी 9। ए अगर 9 लेते हो तो बी कितना हो जाएगा, 10। और ए अगर 10 लेते हो तो बी हो जाएगा 11, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन दोनों में 11 है ही नहीं, 11 मिलेगा ही नहीं। इन दोनों सेट में 11 है, 11 नहीं है। तो इसका मतलब हमारे जो इस आर में आएगा, आर जो आएगा उसमें क्या बनेगा, उसमें यही सारे एलिमेंट बनेंगे। अब देखो 1, 2 ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है बाबू, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है बेटा। ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। ये मत बोल देना कि 1 और 2 अलग अलग एलिमेंट है, नहीं, ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम एन आर लिखना चाहें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे आते हैं, समझ में आ गई बात। तो यही, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो इसको एक और तरीके से फिर दोबारा समझते हैं। चलो कैसे समझते हैं, एक सेट मैंने ले लिया ए, उसमें जो एलिमेंट्स दे दिए मैंने 1 2 3 4 दे दिए एलिमेंट्स, ठीक है। एक सेट ले लिया मैंने बी, उसमें मैंने एलिमेंट दे दिया कितना, 2 3 4 एलिमेंट्स दे दिया, क्या दे दिया, 2 3 4। समझ में आ गई बात बेटा, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, 2 3 4 दे दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, एक ए क्रॉस बी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। क्या बनाना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। अच्छा मुझे बताओ बेटा, इसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ए से डिनोट करेंगे, वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। अब ए क्रॉस बी में अगर हम आते हैं तो देखते हैं, देखो क्या किया जाता है ना कि मैंने यहाँ पे ए बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया, ए बना लिया, और यहाँ पे एलिमेंट क्या बना लिया, बी बना लिया। ये हमारा ए का सेट है, ये हमारा बी का सेट है। यहाँ पे 1 2 3 4, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 2 3 4, ओके। तो अब क्या करते हैं, जानते हो ना, एक तीर से दो निशाने। क्या करते हैं, एक तीर से दो निशाने। तो हमको वही करना पड़ता है कि यहाँ से एक तीर फेंको, उससे 2 निशाने लगा लो, एक ये और एक ये, ठीक है। फिर 2 से फेंको, 2 से 2 निशाने लगा, 2 और फिर ये। फिर 3 से फेंको, 3 से भी 2 निशाने लगा। नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी इसमें, क्योंकि नीचे वाले में 3 एलिमेंट्स है ना। अगर नीचे वाले में 2 एलिमेंट्स होते तो दो तीर फेंकते। यहाँ पे नीचे वाले में 3 एलिमेंट्स है ना, तो 3 तीर फेंकना पड़ेगा हमें, है ना। 3 निशाने बनाने पड़ेंगे, एक तीर से 3 निशाने बनाने पड़ेंगे। एक बी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 3 4। तो 1 क्या होगा, 1 से 3 तीर फेंको, एक तीर यहाँ पे आके लगेगा, एक तीर यहाँ पे आके लगेगा, और एक तीर यहाँ पे आके लगेगा, ठीक है बेटा। फिर 2 से फेंको, एक तीर यहाँ पे आके, फिर एक तीर यहाँ पे आके, फिर एक तीर यहाँ पे आके। फिर 3 से फेंको, वही यहाँ पे और यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने यहाँ पे ए लिया, अगर यहाँ पे ए लिया और बी लिया,
तो एक को मैंने क्या लिखा, एक के साथ 3 चीज़ों का मिलान कर दिया, एक के साथ 2 और 3 और 4 का मिलान कर, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, 1 2 1 3 1 4, ठीक है। उसके बाद जब 1 का 3 के साथ मिलान कर दिया तो 2 का भी तीनों के साथ मिलान करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, 2 2 2 3 2 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 3 का भी कर दिया तो 3 का भी, 3 2 3 3, उसके बाद 3 4, फिर उसके बाद क्या बन गया बेटा हमारा, 4 बच गया, तो 4 2 4 3 4 4, क्या बन गया, 4 4 बन गया। समझ में आएगी बात। तो ये हमारा क्या बन गया, ए क्रॉस बी बन गया। क्या बन गया, ए क्रॉस बी। ये जो होता है ना, जैसे एक ब्रैकेट में तुमने 2 एलिमेंट्स लिख दिए और इन सब का एक क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, तो ये एक सेट बन गया किसका, ए क्रॉस बी। इस सेट का नाम क्या दे दिया, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस में जो भी ये सारे एलिमेंट्स हैं ना, इसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड, ORDER, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो ए और बी में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ए और बी के एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर नाम है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स का क्या नाम है, ऑर्डर पेयर। ए और बी में जो एलिमेंट्स हैं उनको तो एलिमेंट्स करते हैं, और ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं। तो वो तो एलिमेंट ही है, तो एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट कहलाएगा। इसका मतलब ये मत बोल देना तुम एक और दो एलिमेंट है, नहीं, एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट कहलाएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए, n ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो गए, 12 एलिमेंट्स हो गए। इसका मतलब ये मत देना 12 दूना 24 हो जाएंगे, 12 2 24, नहीं, इसमें टोटल 12 एलिमेंट्स। ये जो है ना एक एलिमेंट कहलाएगा। कितना एलिमेंट कहलाएगा, एक एलिमेंट कहलाएगा। अब चलो बेटा, मैंने क्या कर दिया, मैंने एक रिलेशन एक बना दिया, रिलेशन क्या बना दिया, एक रिलेशन बना दिया। क्या बना दिया, एक रिलेशन। और उस रिलेशन में 2 एलिमेंट ले लिए, ए और बी। ये पूरा तो एक ही एलिमेंट है, लेकिन इस ब्रैकेट में 2 चीज़ें ले ली मैंने, 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, ए और बी, और सच दैट का साइन दे दिया और लिख दिया कि जो है हमारा जो है बी है, बी हमारा कर देते हैं, बी हमारा कर देते हैं, बी इक्वल टू ए कर देते हैं, बी इक्वल टू क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। मतलब पहला जो एलिमेंट लेना है, दूसरा एलिमेंट उसके बराबर लेना है। तो ये जो रिलेशन आर बनेगा ना, ये रिलेशन आर बनेगा, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो पहला अगर हमने ए लिया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, ए का ही फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि बी बराबर ए है। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, ऐसा कौन है, इसमें पहला 1 है तो दूसरा 2 है, दोनों बराबर तो नहीं है। इसमें 3 है तो दूसरा, इसमें 1 है दूसरा 3 है, बराबर तो नहीं। इसमें 1 है दूसरा 4 है, बराबर नहीं। 2 2 बराबर मिल गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 2। उसके बाद देखो कितना आ गया, 3 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो कितना आ गया, 4 4 आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें कितने एलिमेंट्स बन गए हमारे पास, इसमें 3 एलिमेंट्स बन गए। इसमें कितने एलिमेंट्स बन गए, तो ये बात हो गया बेटा कि हमारा क्या है, आर क्या है, आर रिलेशन है ए से बी में, जहाँ बी बराबर क्या है, ए के है। अच्छा एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये जो पहला एलिमेंट ए आता है ये कौन से सेट से आता है, सेट ए से आता है। और ये दूसरा एलिमेंट बी जो आता है वो कौन से सेट से आता है, सेट बी से आता है, ठीक है। और ये जो ए बी आता है ना, ए क्रॉस बी, ये ए जो बी ए बी आता है ना, वो किससे आता है, ए क्रॉस बी से। क्यों, क्योंकि ए बी तो ए क्रॉस बी का ही एलिमेंट है ना, बी में ही तो ऐसे, बी तो ऐसा ही सेट है जिसमें 2 एलिमेंट मिला के एक एलिमेंट बन रहा है ना। तो ए क्रॉस बी किससे आता है, बी से आता है। समझ में आ गई बेटा, यही है, ठीक है। तो अब क्या है, बी बराबर ए है तो 2 2 3 3 4 4, देखो बी और ए दोनों बराबर हो गए। अच्छा मैं अगर कुछ इस तरीके से लिख दूँ तो दूसरा सेट बनाऊँ, तो मैं दूसरा रिलेशन हम लिखते हैं, आर लिखते हैं, दूसरा रिलेशन आर डैश लिख देते हैं, ठीक है। उसमें मैं लिख देता हूँ कि ए और ए बी है, ठीक है बेटा, ए बी है सच दैट कि बी बराबर है ए प्लस 1। बी बराबर क्या है, ए प्लस 1। बी बराबर क्या है, ए प्लस 1। और ए से आया है, बी से आया है, ठीक है। समझ में आ गई बात बेटा। चलो आगे आ जाओ। तो क्या होता है, इसमें तुम जो सेट बनाना चाहोगे इसका सेट क्या बनेगा, आर डैश। देखो कैसे बनेगा, अभी बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ए है
और बी क्या है, जो हम ए लेंगे उसका एक ज़्यादा होगा बी। तो मान लो अगर मैंने ए 2 ले लिया तो बी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर मैंने ए 3 ले लिया तो बी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से देखो ऐसा कौन सा रिलेशन, इसमें ऐसा कौन सा जो ऐसे रिलेट कर रहा है। तो देखो अगर मैंने ए 1 ले लिया तो बी जाहिर सी बात है 2 होना चाहिए था। तो इस आर में मेरा पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1 2 आएगा। बहुत बढ़िया, 1 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 3 तो नहीं आ सकता क्योंकि पहला 1 है, दूसरा कितना है 3 है, 2 ज़्यादा हो जा रहा है। 1 4 भी नहीं आ सकता, 3 ज़्यादा हो जा रहा है। 2 2 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि बराबर तो है नहीं। हाँ 2 और 3 हो सकता है, पहला 2 ले लिया, दूसरा 1 ज़्यादा 3, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। तीसरा क्या हो गया, 2 4 नहीं ले सकते, 2 ज़्यादा है। 3 2 ले सकते हैं क्या, 3 2 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो पहला एलिमेंट हमेशा ए होता है, दूसरा बी होता है। ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट में पहला ए होता है, दूसरा बी होता है। ठीक है, तो ए बी से, बी ए से एक ज़्यादा है, ए बी से एक ज़्यादा नहीं है, तो ये वाला मेरा नहीं होगा। 3 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 4 नहीं हो सकता, 4 2 नहीं हो सकता, 4 3 भी नहीं हो सकता, क्यों, 3 4 हो सकता है, 3 4 हो सकता है ना, 3 4 हो सकता है, लेकिन 4 3 नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होना चाहिए, पहला एलिमेंट ए होना चाहिए, दूसरा ए से एक ज़्यादा होना चाहिए, बी 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों में रिलेशन तो है कि हाँ ए 3 से एक ज़्यादा है, लेकिन 4 बाद में होना चाहिए था, 3 पहले होना चाहिए था। जैसे ही देखो ये 3 पहले हो गया, 4 बाद में हो गया, तो इसको हमने ले लिया। इसमें एन आर डैश हमारा कितना है, वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये है रिलेशन, ये क्या हमारा रिलेशन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आर के सारे एलिमेंट किस में है, ए क्रॉस बी में है? क्या आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में है? बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं कि आर डैश्ड इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बिल्कुल बोल सकते हैं। उसी तरह इसके सारे एलिमेंट्स भी बी में, ए क्रॉस बी में है, तो हम उसी तरह बोल सकते हैं आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। तो हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या बोल सकते हैं, रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लिखना पड़ेगा अभी, क्या लिखना पड़ेगा, फिर से एक बार, रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये सारी बातें। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इस साइड का मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलेंगे रिलेशन को, रिलेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, रिलेशन क्या है, रिलेशन इन सेट, रिलेशन इन सेट ए क्रॉस बी इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ, क्या, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या है, ए हर एलिमेंट ए जो हमने रिलेशन लिखा उस रिलेशन को शो कर रहा है ना, 1 2 एक ज़्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि ए हमारा रिलेटेड टू है किससे, आर से, सॉरी ए रिलेटेड है किससे, बी से, है ना। इसमें भी उसी तरह आर डैश के लिए लिखे हैं कि आर डैश के लिए हम बोल सकते हैं ना कि ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू क्या, बी। उसी तरह यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी, क्योंकि ये दोनों रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, और उसके उसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि आर डैश हमारा क्या है, सबसेट ए क्रॉस बी का। उसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं आर भी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़े। तो क्या रिलेशन नथिंग, रिलेशन इन सेट ए क्रॉस बी इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो मैंने दिखाने के लिए बोल दिया ए क्रॉस बी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या पढ़ेंगे, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, रिलेशन को 2 टाइप्स में बांट के पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ट्राइवियल रिलेशन। क्या पढ़ते हैं, ट्राइवियल रिलेशन। ट्राइवियल रिलेशन, इस ट्राइवियल रिलेशन में 2 तरह के सेट्स आते हैं। पहला आता है एम्प्टी सेट। क्या आता है, एम्प्टी सेट।
पहला आता है एम्प्टी सेट, दूसरा आ जाता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आ जाता है। दूसरे टाइप का सेट हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस सेट। क्या होता है, इक्विवेलेंस सेट। लेकिन किसी भी सेट को इक्विवेलेंस सेट बनने के लिए 3 चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। पहला क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, वो सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरा क्या होता है कि वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो 2 तरह के सेट, ट्राइवल और इक्विवेलेंस सेट। तो ट्राइवल सेट में कितने सेट आते हैं, एम्प्टी और यूनिवर्सल। और इक्विवेलेंस सेट में क्या आते हैं, 3 सेट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब याद रखना है कि एम्प्टी और यूनिवर्सल सेट का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। एम्प्टी सेट अलग है, यूनिवर्सल सेट अलग है, इन दोनों को मिला के ट्राइवल सेट बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, इसमें इक्विवेलेंस सेट की क्या है कि इक्विवेलेंस सेट में ये तीनों सेट आते हैं, लेकिन जब तक ये तीनों सेट कोई अगर रिलेशन इन तीनों को बता नहीं देता, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो जब तक ये 3 रिलेशन साबित ना हो जाए तब तक हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अगर इसमें से एक भी बचा रह गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। चलो अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस सेट क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया था यहाँ पे, ए सेट को क्या लिख दिया था, 1 2 3 4। बी सेट को हमने क्या लिख दिया था, 2 3 4। इस तरीके से लिख दिया था। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, नहीं दिक्कत। तो चलो अब अगर मैं एक रिलेशन दिखाता हूँ, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन को। किसको पढ़ते हैं, एम्प्टी रिलेशन को। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसमें क्या देखना पड़ता है, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। मान लो R एक सेट है, क्या है, R एक सेट है, उसमें मैंने क्या कर दिया, 2 एलिमेंट्स A और B हैं, एक एलिमेंट्स है जिसमें A और B है। इस तरीके से है कि A प्लस B इजक्वल टू 10 हो जाए। A प्लस बी इजक्वल टू क्या हो जाए, 10 हो जाए। A प्लस बी इजक्वल टू कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, जब हम R बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, तो उसमें क्या क्या ले सकते हैं। मान लो पहला एलिमेंट अगर हमने A ले लिया तो दूसरा एलिमेंट हमें 9 लेना पड़ेगा, तभी तो जाके A प्लस बी इजक्वल टू 10 हो जाएगा। पहला एलिमेंट अगर हमने 9 ले लिया तो दूसरा एलिमेंट 1 लेना पड़ेगा, या पहला एलिमेंट हमने 1 ले लिया तो दूसरा एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। जब भी तो जाके दोनों का सम क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ इसमें मिल रहा है कहीं पे भी। अगर तुम पहला एलिमेंट 4 ले लो, दूसरा एलिमेंट भी 4 लो, तो भी नहीं मिल रहा है। पहले एलिमेंट 6 ले लो, पहला एलिमेंट 3 ले लो, दूसरा एलिमेंट 3 लो, नहीं मिल रहा है। पहला एलिमेंट 3 ले लो, दूसरा एलिमेंट 4 ले लो, तो भी नहीं मिल रहा है। किसी भी तरह से इसमें ए और बी का सम होने ही वाला नहीं है। ए और बी का सम क्या करते हैं, होने वाला ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी में कोई है ही नहीं, एलिमेंट वो है ही नहीं। तो हम बोल दें कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब कि इसमें एलिमेंट होगा ही नहीं। क्या होगा ही नहीं। देखो 5 इज द सबसेट ऑफ क्यों लिखा है, क्योंकि जो 5 होता है ना वो भी सबसेट होता है। क्या होता है, A क्रॉस B का, या एम्प्टी सेट भी जो है सबसेट होता है किसी न किसी का। उसी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसी तरह अगर हम लिख दें कि 2 नंबर लिख दें हम हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन पता है ना, लिखा था मैंने, पहले एम्प्टी रिलेशन और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है हम देख लेते हैं एक बार कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाता है। कि अगर मैंने तुम्हें लिख दिया कि कुछ इस तरीके से कि लिख दिया कि R हमारा क्या है, R यूनिवर्सल रिलेशन है A से B में सच दैट A माइनस बी बराबर 0 हो जाए। A माइनस बी बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, A माइनस बी बराबर 0 हो जाए। बताओ कहाँ पे A माइनस बी बराबर 0 होता है, जब तुम्हारा 2-2 का मिल जाता, जब 3-3 का मिल जाता, जब 4-4 का मिल जाता है ना। तो मतलब कि इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, उसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। तो
तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट की अगर एम्प्टी सेट की डेफिनेशन हम पढ़ें तो नॉन ऑफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। याद रखना है इसके एलिमेंट ए क्रॉस बी से बिलोंग करेंगे, ए बी से बिलोंग नहीं करेंगे, ए क्रॉस बी से बिलोंग करेंगे। उसी तरह यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। देख लो इसको, जैसे ए बी ए माइनस बी, अगर मैं 2 का ले लूँ 2 - 2 तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 3 - 3 ले लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 4 - 4 ले लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रहेगा ना भाई, इसके सबसेट में ये तो रहेगा ही ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। सेट नहीं क्या होगा, रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। उसके बाद बात आती है भाई साहब ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। ये तीनों हमें पढ़ना है किसमें, इक्विवेलेंस रिलेशन में। किसमें पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन में, इक्विवेलेंस रिलेशन में। लेकिन उससे पहले मैं क्या चाहूँगा कि मैं इनका ए क्रॉस बी बना दूँ। तो देखना बेटा, अच्छे से देखना यहाँ पे ए क्रॉस बी कैसे बनता है। तो ए क्रॉस बी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को 2 3 4 तीनों से लेना पड़ेगा। 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 हो गया, 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। ओके, 3 3 3 4। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, 4 2 4 3 4 4। ठीक है, 4 4 हो गया। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें जो हमें पढ़ना था वो क्या पढ़ना था, रिफ्लेक्सिव। क्या पढ़ना था, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाता है ना, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है कि ये जो रिलेशन होगा ना वो होगा ए बी सच दैट अगर ये क्या हो जाएगा, ए बी सच दैट ए अगर है, दोनों एलिमेंट बिलोंग्स टू, इस तरीके से कर लो कि ए इक्वल टू बी हो जाए। क्या हो जाए, ए इक्वल टू बी हो जाए। समझ में आएगी बेटा, कि ए बी सच दैट ए इक्वल टू कितना हो जाए, बी हो जाए। इसका मतलब ए और ए बिलोंग करना चाहिए तुम्हारा किससे, आर से, जहाँ ए बिलोंग करेगा किससे, ए से, और ये वाला जो ए है ये बिलोंग करेगा किससे, बी से बिलोंग करेगा। ठीक है बेटा, समझ में आएगी बात। ए हो जाए बिलोंग्स टू आर। अब देख लो यहाँ पे कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो देख लो, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन लेना हो तुमको तो पहला क्या हो जाएगा, इसको R1 नेम दे दो। क्या इसमें ये ए क्रॉस बी में रिफ्लेक्सिव है, तो बिल्कुल है। तो देख लो कहाँ पे, ये रहा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर ये रहा और फिर ये रहा। तो ए क्रॉस बी हम बोल सके रिफ्लेक्सिव है, ए क्रॉस बी हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद सेकेंड हम क्या लेंगे, सेकेंड हमको लेना पड़ेगा सिमेट्रिक। क्या लेना पड़ेगा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि अगर हमने आर ले लिया, कोई रिलेशन ए से बी सच दैट कि ऐसे नहीं करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि अगर हमने एक एलिमेंट ले लिया A1, जैसे एक एलिमेंट ले लिया A1 A2, तो ये अगर R से बिलोंग कर रहा है तो A2 और A1 भी किससे बिलोंग करना चाहिए, R से ही बिलोंग करना चाहिए, है ना। मतलब A2 और A1 भी किससे बिलोंग करना चाहिए, R से ही बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर हमने 1 2 लिया तो हमें क्या होना चाहिए, 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। क्या बिलोंग करना चाहिए, 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखो होता है कि नहीं होता है, इसमें होता है कि नहीं होता है, तो देख लो
1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, लेकिन अगर 1 3 देखे तो लेकिन 3 1 नहीं है, हाँ लेकिन 2 3 देखे तो 3 2 भी है, उसके बाद 2 4 देखे तो 4 2 भी है ना। तो ये है, लेकिन सारे एलिमेंट्स तो नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन, ये वाला जो है पूरी तरह से सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। समझ में आएगी बात, इसी तरह से सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। थर्ड हमारा आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है वो आ जाता है ट्रांजिटिव। क्या आ जाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर उसमें A1 और A2 ले लेते हैं। देखो यार, देखो यहाँ पे मैंने AB से डिनोट क्या लिया है, यहाँ पे A1 A2 से, तो A देखो A जो है वो A1 है और B जो है A2 है, मैंने अलग अलग दिखा दिया है। उसी तरह यहाँ पे A क्या है, A1 है और B A2 है। और उसके बाद ये अगर R से है, रिलेशन है, तो अगर मैं फिर उसके बाद A2 और A3 भी है रिलेशन में R में, तो इसका मतलब A1 और A3 भी होना चाहिए किसमें, R में। A1 और A3 देखो A1 A2 है और A2 A3 है, तो इसका मतलब A1 A3 भी क्या होना चाहिए, उसमें R में होना चाहिए। तो देख लो ऐसा है कुछ, 1 2 है, अब क्या 2 1 है, 2 1 तो है ही नहीं। उसके बाद अगर हम लेते हैं यहाँ पे 2 3 लेते हैं, तो क्या 3 2 है, 3 2 है। अगर यहाँ पे 2 3 है और ये R से बिलोंग कर रहा है और 3 2 भी R से बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2 2 होगा यहाँ पे, ये क्रॉस वाला 2 2 क्या है, 2 2, हाँ बिल्कुल है। उसके बाद अगर हम लेते हैं 3 4 लेते हैं, तो क्या यहाँ पे 4 3 है, बिल्कुल होगा 4 3, 3 4 ये रहा, 4 3 ये रहा। ये भी दोनों भी बिलोंग कर रहे हैं A क्रॉस B से। किससे बिलोंग कर रहे हैं, A क्रॉस B से, ठीक है। किससे बिलोंग कर रहे हैं, A क्रॉस B से, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो, तो हमें क्या बिलोंग करना चाहिए, 3 3 भी बिलोंग करना चाहिए। क्या 3 3 है इसमें, है बिल्कुल, 3 3 बिलोंग करे A क्रॉस B से। किससे बिलोंग, रिलेशन है भाई, रिलेशन है, ये रिलेशन बताना, इसलिए यहाँ पे R लिख रहा हूँ। असल में ये बिलोंग किससे कर रहे हैं, A क्रॉस B से। क्या 3 3 होगा, बिल्कुल होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या हो जाएगा, 3 3 बिलोंग कर रहा है ना A क्रॉस B से, इसका मतलब सबसेट हो जाएगा, इसका मतलब ये भी रिलेशन हो जाएगा। समझ में आएगी बात, इसका मतलब इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ में आएगी बात। तो यही होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन की बात, ये बात। चलो ये बातें हमने पढ़ ली, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। लेट A बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉय स्कूल। एक स्कूल है जिसमें सिर्फ लड़के हैं, उस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है उसका सेट है A, ठीक है। शो दैट द रिलेशन R इन A गिवन बाय R इज इक्वल टू AB सच दैट A इज सिस्टर ऑफ B is the empty relation and R dash AB such that the difference between height of A and B is less than 3 meters। चलो आ जाओ, तो सबसे पहले एक रिलेशन R लेते हैं। क्या लेते हैं, R हमारा रिलेशन क्या है, AB है, इस तरीके से सच दैट कि A इज सिस्टर ऑफ B, A इज सिस्टर ऑफ B। तो देखो ये रिलेशन क्या है, एक ही सेट दे रखा है ना A, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम ले लेते R इन सेट A, तो हमको करना पड़ेगा A क्रॉस A। क्या मतलब, दोनों ही सेट, जो वहाँ पे हम B ले रहे थे, यहाँ पे B भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। A क्रॉस A लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर A सेट है उस स्कूल में सारे स्टूडेंट का, बॉयज़ स्टूडेंट का, तो अगर इसमें सारे बॉयज़ है तो इसमें भी तो सारे बॉयज़ होंगे। तो इससे अगर हम A लेते हैं और इससे अगर हम B लेते हैं, A भी ले लेते हैं, तो क्या A कभी B का बहन होगा, क्यों, क्योंकि दोनों तो बॉयज़ है ना, दोनों तो बॉयज़ ही हैं, दोनों क्या है, बॉयज़ है, तो कभी बहन हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर R डैश्ड देखें, R डैश्ड क्या है, A B सच दैट A माइनस B, मतलब A और B के रिलेशन क्या हो, 3 से छोटा हो। A और B के बीच हाइट का जो रिलेशन हो कितना, मान लो A क्या है, B हाइट है और B क्या है, B की हाइट है, तो A और B का हाइट का जो रिलेशन है वो क्या है, 3 मीटर से छोटे, उनका दोनों का डिफरेंस क्या हो, 3 मीटर से छोटे। तो हो सकता है ना भाई, हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है कि 2 बच्चे हो, उसमें से किसी का रिलेशन, किसी की हाइट क्या हो, A की हाइट जो है B से क्या हो, ज़्यादा हो, कितनी ज़्यादा हो, 3 मीटर। तो B और A की हाइट का रिलेशन क्या हो जाएगा, 3 से छोटा हो जाएगा। A की हाइट मान लो 5 है
और बी की हाइट 3 है, तो ए और बी के बीच के रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 3 से छोटा है, ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 3 से छोटा हो गया। हो सकता है, लेकिन पहले वाला नहीं हो सकता क्योंकि दोनों लड़के ही हैं, ठीक है। देखो भाई कभी कभी क्या है ना, ए और बी सेट नहीं देता है, कभी कभी दोनों सेट क्या दे देगा, सेम दे देगा, तो उसको हम बोलेंगे रिलेशन इन सेट ए, ठीक है, मीन्स सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। वहाँ पे ए क्रॉस बी करते थे, यहाँ पे ए क्रॉस ए करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें सिर्फ एक ही सेट दिया था ए, बी नहीं दिया था, तो इसमें क्या दिया था ए, सो डेट रिलेशन इन ए, रिलेशन इन ए मतलब ए क्रॉस ए, रिलेशन इन ए एंड बी देता तो हम क्या करते, ए क्रॉस बी करते, लेकिन रिलेशन इन ए दिया तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए। रिलेशन इन बी दिया होता तो क्या करते, बी क्रॉस बी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, चलो। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ आर ए रिलेशन इन टी। क्या दे दिया, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ आर ए रिलेशन इन टी गिवन बाय r is equal to t1 t2 such that t is a congruent to t2, show that r is an equivalence relation। देखो बेटा मैंने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 चीज़ें फॉलो करना है उसे। पहला, उसे क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा। दूसरा, उसे क्या होना पड़ेगा, सिमेट्रिक होना पड़ेगा, तीसरा, उसे क्या होना पड़ेगा, उसे ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। तो अगर ये तीनों शो कर देता है, ये तीन चीज़ें एक बार में शो कर देता है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में जो ये दे रखा रिलेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगर शो नहीं करता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बताया था इन्होंने, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है कि जो भी होगा a, a बिलोंग्स टू r, और उस रिलेशन में a, a बिलोंग करना चाहिए किससे, r से। किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन a, a बिलोंग करना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बताओ मुझे, a, a बिलोंग्स टू r, तो क्या ये बिलोंग करेगा रिलेशन से t1 t2 से। तो देख लो भाई, देख लेते हैं। r क्या है, t1 t2 है, t1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू t2। तो मुझे बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे t1 लिखूँ तो क्या t2 भी मैं t1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ कि हर ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है। हर ट्रायंगल क्या होता है, खुद का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। इसलिए t1 रिलेशन इसमें आ सकता है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर a1 बिलोंग कर रहा है, a1 और a2 है r से, तो a2 और a1 भी किससे बिलोंग करना चाहिए, r से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे मान लो t1 कॉन्ग्रुएंट है t2 के, t1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, t2 के, तो भाई इसका उल्टा भी तो सही होगा कि t2 भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, t1 के। मतलब t1 ट्रायंगल जो है वो t1 t2 के बराबर है। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं ना कि t2 भी तो t1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है हमारा, ये सिमेट्रिक भी होगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक भी हो गया। समझ में आ गई बात। इसका मतलब अगर हम बोले कि अगर t1 t2 बिलोंग कर रहा है r से, तो t2 और t1 भी बिलोंग कर जाएगा किससे, r से। समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या ये ट्रांजिटिव होगा, तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है भाई साहब मेरे, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर a1 a2 है, r से बिलोंग कर रहा है, और a2 a3 जो r से बिलोंग कर रहा है, तो a1 a3 भी किससे बिलोंग करना चाहिए, r से बिलोंग करना चाहिए। कोई दिक्कत। तो मुझे एक बात बताओ, अगर t1 ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा t2 के, किसके इक्वल हो जाएगा, t2 के, और t2 ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा t3 के, तो वो ऑटोमेटिकली है कि t1 भी किसके इक्वल हो जाएगा, t3 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तीनों किससे, r से बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये भी r से बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब ये सारे, ये जो हमारा रिलेशन है, ये क्या कर गया, तीनों
प्रॉपर्टी पे खड़ा उतर गया, तो इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर R इक्वल टू T1 T2, ऐसे नहीं होगा, इसको कॉमा में डालना पड़ेगा ना, इसको ब्रैकेट में, इसको डालना पड़ेगा इसमें, सच देन T1 कॉन्ग्रुएंट T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। क्या है, L क्या है, लाइन्स का सेट है। क्या है, लाइन्स का सेट है। लाइन्स जानते हो ना, स्ट्रेट लाइन जो हम लोग बोलते हैं, है ना, उसका सेट है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला, इनके बीच में रिलेशन क्या दिया है, देखो, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, एक प्लेन है उसमें सारी लाइन्स का क्या है, सेट है। एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइन एज, R क्या है, L1 L2 है, सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 क्या है, L2 पे परपेंडिकुलर, मतलब अगर मैं ये लाइन L2 बनाता हूँ, ये लाइन क्या बनाता हूँ, L2, तो इस पे L1 सीधा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। L1 इस तरीके से होगा, देखो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समझ में आ गई बात बेटा। चलो इसी को लेते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब पहला जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मान लो अगर हमने L2 और L3 ले लिया, तो L2 L3 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, किस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, L3 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मान लो हम एक लाइन, 3 लाइन बना देते हैं। अगर मैं ले आऊँ, इसको नेम दे दिया मैंने L1, इसे नेम दे दिया मैंने L2, और इसे नेम दे दिया मैंने L3 नेम दे दिया, ठीक, L3 नेम दे दिया, ओके। तो बोल रहा है पहला वाला, तो पहला वाला L1 है, दूसरा वाला L2 है, पहला वाला दूसरे वाले पे परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने क्या किया, चलो बहुत बढ़िया, L2 को L1 पे परपेंडिकुलर बना दिया, चलो L1 ये रहा, L2 को L1 पे परपेंडिकुलर बना दिया, ये हमारा L2 है, ये L1 है, सॉरी L1 को L2 पे परपेंडिकुलर बना दिया। अब उसके बाद मान लो अगर हमने L2 L3 ले लिया, तो L2 L3 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला दूसरे वाले पे परपेंडिकुलर है। तो ये रहा L2 L3 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो L3 हमें कैसे बनाना पड़ेगा, L3 कुछ इस तरीके से होगा, देखो L2 L3 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हाँ इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। ये रहा मेरा L3, क्या हो गया, L3। तो जब L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, तो उस केस में L3 L1 के क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। क्या हो जाएगा, पैरेलल, मतलब मान लो दो लाइन अगर एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर, दो लाइन अगर सेम लाइन पे परपेंडिकुलर है, दो लाइन अगर सेम लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो वो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो शो डेट इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें शो करना है कि सिमेट्रिक तो होगा बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या रिलेशन था बेटा, सिमेट्रिक के लिए क्या रिलेशन था, सिमेट्रिक के लिए था कि अगर ए बी है, A1 A2 है, R से बिलोंग कर रहा है, तो A2 A1 भी किससे बिलोंग करना चाहिए, R से बिलोंग करना चाहिए। तो मान लेते हैं अगर हम L1 परपेंडिकुलर L2 बोलते हैं, L1 परपेंडिकुलर L2 बोलते हैं, मतलब कि L1 ले लेते हैं और वो परपेंडिकुलर है किसके, L2 पे। तो हम बोल सकते हैं ना कि L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। देख लो, अगर ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसे थोड़ी देर के लिए मैं इरेज कर देता हूँ। अगर L1 L2 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो L2 भी तो L1 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि L2 भी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, L1 पे। इसका मतलब L1 और L2 अगर इससे बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब L2 और L1 भी R से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ आएगी बेटा, ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद क्या रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए है A1 और अगर मैंने A और B दो एलिमेंट एक ले लिए इसमें, तो A और B क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। A और B क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। मतलब कि अगर मैं L1 और L2 लेता हूँ, L1 और L2 लेता हूँ, L1 और L2 लेता हूँ, ये तो साफ साफ दिख गया यहाँ पे। तो ये दोनों लाइन क्या हो, सेम हो ही नहीं सकते है ना। क्यों, अगर L1 L2 पे L1 L2 तो अलग अलग दो लाइनें ले ली ना, इसलिए तो L1 L2 नाम दे दिया है। इसका मतलब ये दोनों तो लाइन सेम हो ही नहीं सकते। अब देखते हैं ट्रांजिटिव, तो ये क्या करेगा, L1 और L1 R से बिलोंग करेगा ही नहीं, L1 और L1 R से बिलोंग करेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रांजिटिव। बेटा ट्रांजिटिव में मैंने क्या समझाया था भाई साहब, ट्रांजिटिव में मैंने क्या समझाया था, ट्रांजिटिव में होता है कि A1 और A2 अगर R में है, A2 और A3 अगर R में है, तो इसका मतलब A1 और A3 भी क्या हो जाएंगे, R में हो जाएंगे। कहने का मतलब कि L1 और L2 परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, L1 और L2 क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और L2 L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो L1 और L3 कभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे। देखो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो उसी तरह L2 परपेंडिकुलर हो जाएगा L1 के, लेकिन L3 क्या है, L3 भी क्या हो जाएगा, अगर हम L1 और L3 लेते हैं तो इसका मतलब L1 परपेंडिकुलर हो जाएगा L3 पे। तो L1 कभी भी L3 पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि L3 मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है ना, L2 L3 पे इस तरीके से बनेगा, तो ये दोनों तो पैरेलल हो जाएंगे ना। इसका मतलब ये R से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन है हमारा, ये ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर एक को शो कर रहा है बाकी दो को शो नहीं कर रहा है, तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। समझ में आ गई बात, चलो बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा भाई, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। एक सेट है जिसका नाम है 1 2 3, उसमें एक रिलेशन दे रखा है गिवन बाय R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब बेटा देखो, इसने इन द सेट इसको बोला है, तो अगर मान लो इन बोलता है ना, तो इसका मतलब A और B दोनों सेम लेना है हमको। मतलब अगर मैंने A को मान लिया, क्या मान लिया 1 2 3, और B को ले लिया कितना, इसको भी यही होगा ना, वो जाएगा 1 2 3। देखो कैसे बोलता है ना कि इन द सेट A, तो इसका मतलब A क्रॉस A लेना है। इन द सेट A B, तो इसका मतलब A क्रॉस B लेना है। रिलेशन इन द सेट A B, तो A क्रॉस B लेना है। यहाँ पे कोई बोलते रिलेशन इन द सेट, एक ही सेट दिया ना, इसका मतलब अगर पहले वाले को A है तो दूसरा भी A, तो A क्रॉस A ही होगा। तो देखो बेटा A क्रॉस A क्या बनेगा, बताओ A क्रॉस A क्या बनेगा, देख लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखो, अब बोल रहा है रिलेशन एक सेट है जो R दे रखा है, वो R कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो ए है वो A क्रॉस B से भी, A क्रॉस A से भी बिलोंग करे, और वो A क्या हो, को बिलोंग कर जाए, रिलेशन में भी हो। तो देखो अगर A है, सेम एलिमेंट किस में है, इसमें सेम एलिमेंट है। देखो 2 2 3 3, ये रहा 2 2 2 3 3 है, इसमें बिल्कुल है। इसमें देखो 2 2 है, 2 2 है और 3 3 है। तो इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि R इज़ रिफ्लेक्सिव। R क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक
सिमेट्रिक के लिए बेटा मैंने बता दिया था कि A1 A2 है, ठीक है, A1 A2 क्या है, वो बिलोंग कर रहा है R से, तो A1 में बिलोंग करना है किससे, R से, और ये सब बिलोंग करना चाहिए किससे, A क्रॉस A से भी। तो देख लो A1 A2 है R में, A1 A2 है, तो देखो A1 A2 मान लेते हैं 1 2 है, तो क्या 2 1 है इसमें, 1 2 है तो क्या 2 1 है इसमें, 2 1 देख लो है कहीं पे, 1 2 तो है बट 2 1 है, 2 3 है, क्या 3 2 है इसमें, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब हम बोल देंगे R इज़ नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है बेटा, R सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड हमारा क्या आ जाता है, थर्ड आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव में हमारा क्या है, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि यदि अगर A2 A1 बिलोंग कर रहा है R से और A2 A3 भी है किससे, R से ही, तो A1 और A3 भी क्या होना चाहिए, R से ही होना चाहिए। तो मान लो अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है R से और 2 3 बिलोंग कर रहा है R से, तो 1 3 भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो देखो 1 2 है इसमें, 1 2 है, 2 3 है, 2 3 है, बिल्कुल है, लेकिन 1 3 है कहीं पे, 1 3 नहीं है। इसका मतलब ये हमारा R मेरा क्या है, R इज़ नॉट ट्रांजिटिव, R मेरा ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गई बात बेटा, R मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा, R मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसका मतलब R मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो R रिफ्लेक्सिव हो जाएगा लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। कल हम आएंगे नई थ्योरीज़ के साथ, और भी इसमें बहुत कुछ बाकी है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो बने रहना बेटा इस पर, बहुत अच्छे अच्छे थ्योरीज़ भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो गुड बाय बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है।